अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद लें। जनाब, आपसे मैंने इस बात का अर्ज़ गुजारिश की थी कि ये जो ईद है इसने सादा नहीं गुजरना और इन छुट्टियों के दरमियान बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं। और ये बात मैंने हवा में नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ जो डेवलपमेंट्स थी उसकी कुछ जो है ना वाइब्स वो मुझ तक पहुँच रही थी। कुछ ये जो सरसराहटें हैं, सरगोशियाँ हैं, ये जो ईवान इक़्तिदार के अंदर कहानियाँ चल रही हैं, इसके को हल्की हल्की सी ना कोई मुखबरियाँ आ रही थी। और इन्हीं मुखबरियों की बुनियाद पर मैंने आपके साथ ये वाली खबर को शेयर किया था कि जनाब अगले 5 दिन आप कम से कम 5 धमाकों के लिए तैयार है। एक धमाका मैंने कल ईद पर बतौर ईदी आपकी खिदमत में पेश किया था, जहां पर मैंने सऊदी अरब में होने वाली एक मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर किया था। अब जनाब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इधर भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और अहम तरीन राब्ते हुए हैं, जिसमें एक अहम तरीन राब्ता है जनाब शहबाज शरीफ साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। और ये राब्ता ऐन उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम मुनीर साहब नमाज ईद की अदायगी के बाद अगले मोर्चों पर गए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने जो ईद का दिन है वो जाकर अपने जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर अपने उनके साथ गुजारा और उनके साथ इजहार यकजहती किया। और इस मौके पर उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम भी दिया कि किसी को भी जनाब ये जो हमारा बॉर्डर है इसकी तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस दौरे के दौरान अगर शहबाज शरीफ साहब उनसे राब्ता करते हैं और वो राब्ते की भी कड़ियाँ जाकर सऊदी अरेबिया में होने वाले किसी राब्ते से मिलती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ अगली डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। और शायद यही वजह है कि कल ईद का दिन होने के बावजूद लाहौर में सियासी सरगर्मियां अरूज पर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर में थे, इमरान खान साहब भी लाहौर में थे और यहाँ पर जो दोनों हैं लीडर्स वो अपने अपने अमायदीन के साथ राब्तों में मौजूद रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अहम तरीन सतह पर होने वाले राब्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की भी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप का एक इजलास हुआ है। और उसके साथ साथ जमान पार्क में इमरान खान साहब ने भी अपने जो टॉप एडवाइजर्स हैं, सियासी मुशीरान हैं, उनके साथ राब्ता किया है और उनके साथ बातचीत की है। अब ये जो बातचीत है ये दो पहलुओं पर जाकर जो है वो इसकी जाकर कुछ कड़ियाँ मिलती हैं। नंबर 1 कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो दीगर राब्ते हुए हैं, इन राब्तों में उन्होंने कुछ कानूनी माहिरीन के साथ राब्ता किया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब शामिल हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी शामिल हैं और साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद साहब शामिल हैं। और इनके साथ होने वाली मुलाकातों में ख़ास तौर पर 27 अप्रैल को होने वाली डेवलपमेंट्स पर गौर किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हेयरिंग चल रही है उस हेयरिंग के अंदर 27 अप्रैल को पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत ने जाके बताना है कि जनाब हमारे जो गुफ्तगू जारी थी वो अब किस लेवल पर पहुंची है। और उसके साथ साथ उन्होंने इस हवाले से भी ब्रीफिंग देनी है मौजूद सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये जो 21 अरब रुपया मुंतकिल करना था इसका कहाँ तक पहुंचा है मामला, क्योंकि इसके लिए भी 27 अप्रैल एक आखिरी तारीख है बकौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि कानूनी माहिरीन के साथ होने वाली मुलाकात में इन तमाम पहलुओं के ऊपर बातचीत की गई होगी। अब चूंकि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से, और ख़ास तौर पर जब इस वक्त इस बारे में वाज़ेह और मुस्बत इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस की राह पर जो है वो चलना शुरू हो गया है, आगे बढ़ रहा है और दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, जिसका इशारा मौजूद सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से भी आया है कि $2 अरब की जो पाकिस्तान को इमदाद के साथ साथ वो जो है $10 बिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हैं। तो ये इस सिचुएशन में चाहे जो भी मर्जी हो, ये अहमक ही होगा कोई कि जो इस तरक्की के प्रोसेस के अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश करे और इस सिचुएशन को किसी न किसी जगह पर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे। लिहाजा ये तो मुमकिन नहीं है। अब जो राब्ता कल हुआ है इस सियासी मुलाकात के नतीजे में इस कानूनी माहिरीन के साथ होने वाले इंटरैक्शन की मौजूदगी में, तो उस राब्ते में भी यकीनी तौर पर ईद की ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज करने के साथ साथ यकीनी तौर पर इन तमाम पहलुओं के ऊपर भी तफसील के साथ तबादला ख्याल हुआ है। ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर मैं आपसे कहूँ कि इस राब्ते के बाद सामने आई हैं तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। इसकी वजह है एक ऑडियो लीक
जो इस वक़्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। वो मुझे याद आ गया कि अमूमी तौर पे ना रज़ी दादा रिज़वान रज़ी वो अमूमी तौर पे ये बात कहा करते हैं कि जनाब ये क्रश में मुब्तला हैं। ये जो हमारे आला शख्सियात हैं, चाहे वो सिविल शख्सियात हैं, अस्करी शख्सियात हैं या अदालती शख्सियात हैं, इनकी जो बेगमात हैं, ये इमरान खान के क्रश में मुब्तला हैं। वो अमूमी तौर पर जब अपने मखसूस अंदाज के अंदर ना ज़रा ज़ेर लब मिस्चीवियस स्माइल के साथ अमूमी तौर पर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अब पता चला है, अब ये जो नई ऑडियो आई है, इसने इस बारे में वाज़ेह तौर पे इशारा दे दिया है कि मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बेगमात नहीं बल्कि बेगमात की वालदाएं भी इमरान खान के साथ क्रश में मुब्तला हैं, और ये क्रश इतना खौफनाक है कि इस गुफ्तगू में इस बारे में अंदाज़ा किया जा रहा है कि जनाब मैं तो फलां के लिए बैठ के रात भर तस्बीह करती रही हूँ, दुआएं मांगती रही हूँ, और मार्शल लॉ का खतरा है तो मार्शल लॉ अभी तक ये लगाने पर तैयार नहीं हो रहे। वो तो कह रहा है कि मार्शल लॉ लगा दो, लेकिन आसिम मुनीर साहब मार्शल लॉ नहीं लगा रहे, तो हमारी सारी की सारी गेम ही उलटती हुई सामने आ रही है। और ये जो ऑडियो आई है इस वक्त सामने, ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानवीयत रखती है, क्योंकि इसके अंदर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सास मोहतरमा वो गुफ्तगू फरमा रही हैं ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के भी वकील हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा से। अब अंदाज़ा लगा ले इस सिचुएशन से कि मिस्टर उमर अताब बंदयाल साहब की सास मोहतरमा गुफ्तगू कर रही हैं इमरान खान के वकील की एहलिया राफिया तारिक साहिबा के साथ, और इस गुफ्तगू के अंदर जो मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं, उनकी सास मुबैना तौर पर ये कहती हुई पाई जा रही हैं अपनी इस गुफ्तगू में कि मैं खुद लाहौर के जलसे में मौजूद थी, मीनार पाकिस्तान में, वहाँ पर बिलाशुबा लाखों लोग मौजूद थे। मैं इमरान खान का जहाँ जहाँ पर जलसा हुआ है मैं वहाँ पर मौजूद थी, हर एक जलसे में लाखों लोग मौजूद थे। मैंने उमर को ये बात कही है। अब ये उमर यकीनी तौर पर जो है वो उनके जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, ये अगर उनके दामाद हैं तो वो ज़रा जो है वो उसके अंदर ये नाम इसी तरीके से लेना बनता भी है उनका। उन्होंने कहा जनाब मैंने उमर से ये बात कह दी है कि डरो ना, घबराना नहीं है, लाखों लोग इस वक्त तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, डट के खड़े हो जाओ, इलेक्शन करा दो, यहां पर तुम्हें इतनी दुआएं मिलेंगी तुमसे समेटी नहीं जाएंगी। इमरान खान एक मरतबा इक़्तिदार में आ जाएगा तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ जो है ना चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इमरान खान आकर यहाँ पर जो है वो ऐसा इस खेती में ऐसा हल चलाएगा कि जनाब यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। बस मैंने उमर से कहा है कि तुम ज़रा डट के खड़े हो जाओ। और वहाँ से वो कहती हैं कि जनाब बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं, इन हालात के अंदर इम्कान ये है कि मार्शल लॉ ना लग जाए कहीं। इस किस्म की ये जो अगर सिविल और जुडिशरी जो तनाज़ा है ये अगर आगे बढ़ता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिस्टम ही डीरेल हो जाए, मार्शल लॉ लग जाए। तो आगे से उमर अताब बंदयाल साहब की सास साहिबा फरमाती हैं, मोहतरमा माजुबीन साहिबा, कि जनाब लगा दें मार्शल लॉ। वो तो हम तो कहते हैं कि लगाओ मार्शल लॉ, लेकिन वो मार्शल लॉ लगाते ही नहीं हैं। वो कौन? यानी आर्मी, पाकिस्तान की फौज, वो मार्शल लॉ नहीं लगाती। अब इसका क्या मतलब है? ये जो गुफ्तगू आई है सामने, ये अहम तरीन पोलिटिकल डेवलपमेंट्स के नतीजे में, तो दो चीज़ें इससे साबित हो रही हैं। एक ये कि हमारी जो जुडिशरी है ये किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी दर्जे के ऊपर आकर कॉम्प्रोमाइज़ है। ये जो एक जैसे बेंचेस बनते हैं, 3 रुकनी, 4 रुकनी, 5 रुकनी, 7 रुकनी, आप देखेंगे कि इन बेंचेस की जो कॉम्पोजिशन है ये एक मखसूस इंसाफ की तरफ ही तवज्जो दिलाती है कि जनाब ये बेंच बन गया है, ये वाला इंसाफ होगा, इतना किलो इंसाफ इमरान खान को मिलेगा या इतने ट्रक इंसाफ का वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया। इसके अलावा तो और कोई चीज़ सामने नहीं आती। दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बारे में उनको यकीन है
کہ جناب پاکستان اس وقت شدید ترین کرائسس میں موجود ہے. یہاں پر اگر ہم نے کسی بھی طریقے سے پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ کے اندر انٹرفیئرنس کی تو یہ جو اکنامک سٹیبلٹی کا ایک دور شروع ہو رہا ہے, جہاں پر فورن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے, جہاں پر چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, پاکستان کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اشارے دے رہے ہیں کہ نہیں جناب اب کچھ سٹیبلٹی آ رہی ہے. آئی ایم ایف یہ بات کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک یہ بات کہہ رہا ہے, اور جو اکانومسٹ ہے وہ یہ بات کر رہی ہے, اس کا جو میگزین ہے اکانومسٹ اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی لیول پر کچھ پازیٹیو ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں. اس پازیٹیو ایڈوانسمنٹ کے درمیان اگر یہ جو سپریم کورٹ ہے جس طریقے سے دونوں محترمائیں ارشادات فرما رہی تھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایڈوانسمنٹ کے راستے میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سسٹم اس طریقے سے ڈی ریل ہو جائے کہ جو نیوٹرلز ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھ جائے کہ جناب وہ انٹروین کر لیں. جیسے ہی وہ انٹروین کریں گے تو ایک مرتبہ پھر ایک نیا بحران, ایک نیا ہنگامہ, ایک نئی جو رسہ کشی ہے اس کو شروع کیا جائے گا, اور پھر اس رسہ کشی کی آڑ کے اندر یہ جو سارے کی ساری چیزیں ہیں, یہ جو ساری کی سارا بلڈ اپ ہے, اس کو دھڑام سے نیچے گرانے کی کوشش کی جائے گی. اور اسی کے اندر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ اس کے نتیجے میں آنے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنل پروسیس میں آئیں گے کہ جناب الیکشن کرا دو, مجھے لے آؤ, میں آ کر آپ کو انڈیمنٹی بھی دوں گا, میں آ کے جناب یہ جو ایک نئی ترمیم کر کے آپ کے سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس پر گو ہیڈ کروں گا. ادروائز ایسا ہونا ممکن نہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس وقت وہ جو ہیں آفتاب اقبال, ان کے چینل پر, یوٹیوب چینل پر عمران خان صاحب نے عید کا انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میرے ہر ایک فیصلے میں جو رکاوٹ تھی وہ جنرل باجوہ تھی, میرے حکومت میں ہر غلط کام کا جو ذمہ دار تھا وہ جنرل باجوہ تھا, اور ہر موقع پر جنرل باجوہ نے مجھے دھوکہ دیا. یعنی میں کچھ نہیں کر رہا تھا, میرے دور کے اندر جو کچھ کر رہا تھا وہ جنرل باجوہ کر رہا تھا, اور جنرل باجوہ کی طرف سے جو حکومت تھی وہ بالواسطہ طور پر چلائی جا رہی تھی. اور جب مجھے پتا چلا کہ جناب جنرل باجوہ میرے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے, میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, تو میں نے ریورس انجینئرنگ کی, میں چیزوں کو جو ہے ریورس ایکشن کے اندر ان کو لے کے گیا, اور پھر مجھے پتا چلا کہ جنرل باجوہ یہ جو سیم پیج کی کہانی کر رہے تھے یہ سیم پیج نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے, اور پھر آپریشن رجیم چینج کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہاں پر مجھے کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ایک بات تو طے ہو گئی میری نظر میں کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو رہے. نتیجہ چاہے جو مرضی نکلے, چاہے کسی کو بھی گھر جانا پڑے, چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں, چاہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں, چاہے وہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, جو مرضی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, یہ گھر جو ہے ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی لگ جائے, نتیجہ جو مرضی نکلے, 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہو رہے. اور اس بات کا ثبوت عمران خان صاحب کی طرف سے عید کے بعد چلائی جانے والی تحریک کا اعلان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اشارے مل رہے ہیں ہمیں, چاہے وہ سعودی عرب سے ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ شہباز شریف کی فوجی قیادت کے ساتھ انٹریکشن ہو, ان کی اپنی لیگل کمیٹی کے ساتھ اجلاس ہو, یا یہ آڈیوز کی جو لیک ہے یہ سامنے آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چیزیں اپنے فائنل نتیجے تک پہنچنے جا رہی ہیں, اور یہیں سے جو ہے ہر ایک چیز کلیئرٹی سے آگے بڑھے گی, کیونکہ اس کے علاوہ اب آگے بڑھنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. لہٰذا میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 27 اپریل تک ہر گزرتا دن, ہر ایک دن آپ کے لیے نئی سے نئی پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ کی خبر لے کے آئے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.